साइंस। हाँ यस यस कमिंग। हाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? सर यही बोरिंग रोड से ही आ रहे हैं, महेश नगर। अच्छा महेश नगर से आ रहे हैं। मास्क हटा सकते हैं आप। अच्छा आप अपना कुछ पॉजिटिव गुण को बताइए जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन आपके द्वारा ऑप्ट किए गए बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए किया जा सके। सर मेरे में ऑनेस्टी को मैं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी, इन चारों चीज़ों को सर मुझे लगता है कि मुझमें सफिशिएंटली है, जैसा कि मेरे फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, कॉलेज वगैरह के अनुभव के बाद मैं ये कह सकता हूँ। इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं? सर किसी भी सिचुएशन में अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो ऑनेस्टी है, जो एथिक्स हैं, उसको लूज़ नहीं करना है। इंटीग्रिटीज में यही समझता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कुछ अपनी कमियां भी बता सकते हैं आप? यस सर। सर सबसे बड़ी मेरी कमी इमोशनल होना है। बहुत जल्दी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ और चीज़ों को थोड़ा लेस मैनिपुलेटिव वे में देखता हूँ, और जिससे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सर, बट मैं इसको टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए जहाँ पर आपने, है ना, आप इमोशनल हुए। यस सर। और आपको कुछ नुकसान हुआ हो। जैसे सर मैं कॉलेज की घटना का सर वर्णन करना चाहूँगा। मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, नॉर्मल एग्ज़ाम थे सर, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं थे। मैंने एक जगह एक गाय को प्लास्टिक खाते देखा, तो वो काफ़ी बीमार लग रही थी। तो जानवरों के प्रति मेरा सर एक अलग से सहानुभूति रहा, तो मैं उसको गया, प्लास्टिक खींचा, तो प्लास्टिक के अंदर बहुत सारा मुझे लगा कि सिरिंज वगैरह, नीडल वगैरह कुछ भी था, तो उससे उसको काफ़ी ब्लड आ रहा था। तो फिर सर मैंने कॉल किया, जो एनिमल हेल्पलाइन था तुमकुर में सर, जहाँ से मेरी कॉलेज हुई है मैकेनिकल में, मैंने वहाँ पे फ़ोन किया। सर उन लोगों ने मुझे फिर वहाँ स्टे करने बोला कि आप वहाँ रुकिए, जिसके कारण थोड़ा मेरे एग्ज़ाम में व्यवधान भी हुआ। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कैरियर देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं पहले इस चीज़ को देख लूँ, उसके बाद ही फिर मैं जाऊँगा। तो फिर क्योंकि थोड़ा लेट तो हो गया था सर, तो थोड़ा एग्ज़ाम में एंट्री में दिक्कत हुई, लेकिन फिर सर मैंने जब कॉलेज प्रशासन से इसकी अनुमति दी, रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने मुझे इसके लिए अलाउ कर दिया। तो अच्छी बात है ना, ये तो कोई कमी नहीं थी, कमी नहीं है सर। अगर एक पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर जैसे एग्ज़ाम छूट जाता तो मे भी एक पेपर का मुझे फिर से देना पड़ता है, एक सेमेस्टर वाइज। अच्छा आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। यस सर। तो फिर आपको तो उधर बहुत सारा प्रोस्पेक्ट था जॉब का, अच्छा प्रोस्पेक्ट था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो आपने इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों नहीं काम किया? सर मेरा मानना है कि हर बच्चे का जो उसका ब्रिंगिंग होता है, वही उसका फ्यूचर का क्या दिशा, जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा वो तय करता है। और मेरा जो रूरल बैकग्राउंड रहा है सर, जहाँ मैंने सर जो भी मैंने अपने नेबरहुड में देखा, फैमिली से देखा, या कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके जो भी मैंने सीखा, तो सर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं सर, जैसे रोड, बिजली, सड़क, इन चीज़ों का कोई ये नहीं था, दूर दूर तक जाए ये नहीं था। तो हमेशा मेरे मन में सब्जेक्ट आता था कि ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो फिर जब मैंने अपने पिताजी, अपने शिक्षक वगैरह सबसे जब धीरे धीरे मुझे इसका ज्ञान हुआ, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊँ तो मैं इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा कहीं जॉब आपने किया है मैकेनिकल करने के बाद? यस सर। सर मैंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में 3 साल 2014 से 2017 तक एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। सॉफ्टवेयर डेवलपर? यस सर। तो आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को ही क्यों रखा एज ए ऑप्शनल पेपर? सर जब मैं स्कूल में था तो उतना सोशल साइंस पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में हमारे साइंस और मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो सोशल साइंस मेरा बुरी तरह से छूट गया था। कॉलेज से पास करने के बाद जब अपने जॉब में था, तो जो भी मुझे टाइम मिलता था, तो मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि देखते हैं क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा। और उसमें सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मुझे सबसे अच्छा लगता था, तो मैंने चूज किया कि मैं इसी को आगे परस्यू करूँगा अगर मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना होगा, एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे करूँगा। अच्छा गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो भी सर्विसेज दी जा सकती हैं पब्लिक को, उसको हम गवर्नेंस का रूप कह सकते हैं। वेरी गुड। पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस है आपका? यस सर। संविधान का अध्ययन किया है आपने? यस सर। प्रस्तावना क्या चीज़ है? प्रिएम्बल?
सर प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी है, जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके जो थॉट्स हैं, जो उनके आइडियल्स हैं, उनका सर एक सर थोड़ा मैं इंग्लिश का यूज़ कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। Sir, it is a reflection of whatever our forefathers thought our country to be, our constitution to be. So, basically, the theme of our constitution is enshrined in the preamble of our constitution. National movement is a glorious period of Indian history. Yes, sir. How can you explain it? Sir, it is indeed a glorious period because our national movement was not based on violence. It was based truly on truth and ahimsa. And these two ideals, based on these two ideals, that is why, sir, after independence also, when it was said that India would not survive as a nation, we survived as a nation because our foundation was very strong. The basis of our national movement was very strong. We had leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, who showed the correct path to us, and whatever methods be. Some important events of national movement. Sir, it was, we can say, means non-cooperation movement, civil disobedience movement. Through these movements, we learned how to bring masses into this. Means in India, there was no political awareness. Gandhi came into the scene, and then all these movements happened, through which people learned that we can defeat even the mightiest empire in the world through truth and non-violence. 5 important features of Indian Constitution. Sir, we have fundamental rights. We have DPSP, and both these things constitute DPSP means? the directive principles of state policy. On one hand, fundamental rights ensures political rights, and through DPSP or directive principles of state policy, social and economic rights are ensured. The another thing is, sir, there is universal adult franchise, and one more thing we can say is there is single citizenship. Our constitution is the lengthiest document. It defines India as a federation, indestructible federation of all the states. Directive principles and policy and fundamental right. Yes, sir. Who is the important of both? Sir, I think both are equally important. One is not one shall be incomplete without the other, as it has been interpreted by the Supreme Court also, that both are actually complementary. We cannot actually separate them. In political science, can you explain the ideal state of Plato? Yes, sir. Explain it. Sir, ideal state. Plato talks in Plato's ideal state. He says that the kingship should not be based on the birth. He says that the kingship should be based on worth, and he says that only that person who has knowledge, the highest or the supreme form of knowledge, which he defines as the philosopher king, should actually be the head of the state. Age factor of king. What is the age factor? Sir, he has also given his theory of education, and based on that theory of education, someone who survives up to 50 years means through military, through first early education, then military, and then that person who actually has the highest level of knowledge, it is somewhere around 50 to 55 years of age, and that philosopher king shall have to leave everything. Yes. In order to rule. What do you think? The Gandhiji is important in this time? Sir, Gandhi shall be relevant for all till humanity is there. As I had already told, sir, because he taught us two most important things, and that is truth and that is non-violence. Based on these two things, he told us that any idea, any goal can be achieved based on this. How can you say? Because the thought of Gandhiji is not, we can see in the proper life. Non-violence is not in here. Yes, Violence, corruption, and indiscipline in politics. Extra. We can see all the scenario is changed when the national movement is going on. So then I think that Gandhiji is not relevant in this. Sir, he has utmost relevance. We might have forgotten him a bit, but Gandhian ideals, sir, it is very important for the survival and sustainability of humankind. Because if we deviate from the path that he has shown us, then this corruption, then this violence, and then this anarchy and chaos will come into the society. Gandhiji told
that the religion is important in politics. Yes, sir. In this time, it necessary. Sir, I think Gandhian notion of religion was, it is not exactly dharma per se, or it is about righteousness, कि जो भी सही है. We can, his notion of religion we can say is Prithvi, in our Vedas, whatever it is said that Prithvim dharmam dharitam. Whatever is right, he holds the earth. So his notion of religion was very fast. It cannot be narrowly interpreted to one particular religion. And when he says that let the good things of all the cultures and all the religions come to our home, and we shall accept them, but we should not also let ourselves forget our own very root. So, sir, if we go on to that now, then we will be. It will lead to the formation of a multicultural society in which every Why religion will have can proper we space. choose you as a administrative officer? Sir, because I'm hardworking, I'm honest, I'm a person of integrity. I have a leadership quality. I can lead the team. I can work as a team member, and these are the qualities which I feel should be present in an administrative officer. In that time, you are working anywhere. No, sir, right now I'm not working anywhere. Oh, As I can find in your biodata, you have studied your 12th in Tagore Senior Secondary School. Yes, sir. Can you tell us something about Rabindranath Tagore? Yes, sir. Sir, Rabindranath Tagore can be termed as one of the prominent philosophers, thinkers of our country. His major works can be studied on origin of a state and nationalism, nation. What is his idea of nationalism? Sir, earlier he was a supporter of nationalism because he thought that nationalism actually combines the people, means combines the societies. But the kind of nationalism that emerged during his time, it was not. It was very destructive kind of thing which was happening particularly in Europe and particularly in England also. If we look at the base of the imperialism also, means it was based on exploitation of the others. So he became very. Is nationalism and imperialism the same thing? Sir, the imperialism emerged out of nationalism which took place in Western Who countries. says so? Sir, Rabindranath Tagore says that means when the Western countries just started exploiting others, they got wealth and they got enormous luxury, and it actually bound the people of that state. Ki, let us get united, let us exploit others, and it will bring happiness to us. Although that may be material happiness or physical happiness, but Tagore. Tell me one thing. यदि देश के विभाजन को क्या गांधीवादी तरीकों से रोका जा सकता था? सर, मुझे लगता है कि विभाजन के समय स्थिति ऐसी पहुंच गई थी जहां की गांधीवादी तरीकों से विभाजन को शायद नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि सर कम्युनलिज्म का असर इतना ज़्यादा बढ़ गया था. अगर हम मुस्लिम लीग और जिन्ना के आगे के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को देखें, इवेंट्स लाइक डायरेक्ट एक्शन डे की जो मांग की गई थी और जिस तरह से कलकत्ता में हिंसा की घटनाएं बढ़ी थी और पूरे देश में दंगे फसाद हुए थे, सर वो एक काफ़ी बुरा फेज़ था, काफ़ी हिंसक फेज़ था. और अगेन सर मैं वही बोलूँगा कि क्योंकि उस वक्त भी गांधीयन आइडियल्स को लोग भूल गए थे कि कैसे हम एक समाज में. उस वक्त तो गांधी जी सक्रिय थे सर, लेकिन उस पूरे युग को भारतीय इतिहास में गांधी युग कहा जाता है. 1917 से 1947 तक को. यस सर. 30 साल के युग को गांधी युग कहा जाता है. कैसे कह सकते हैं कि उस समय लोग गांधी को? सर मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद गांधी जी, क्योंकि गांधी वॉज अबव एवरीथिंग, पोस्ट पॉलिटिक्स पावर, एक बात तो थोड़ा उनको सत्य जो है वो भारतीय संस्कृति का मूलाधार है. हम देखते हैं कि गांव में भी सत्संग होता है. यस सर. सत्यमेव जयते हमारा लाइन है. यस सर. एक सत्यनारायण पूजा होती है, सत्यनारायण, और सत्यम शिवम सुंदरम. तो सत्य तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है. यस सर. और अहिंसा यानी पशुओं के प्रति भी प्रेम भाव, जैसा आपने बताया कि आप एनिमल के प्रति एक काइंड हार्टेडनेस रखते हैं. Yes, तो ये आपकी ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है. Yes, आपने इसे इनहेरिट किया. तो फिर जब सत्य हमारी संस्कृति का हिस्सा है तो गांधी कौन सा डिफरेंट सत्य बतला रहे थे? सर गांधी सत्य को सत्य को कैसे देखना है, सत्य तो था सर हमारे पास. सत्य क्या है? सत्य मतलब ऐसा काम करना है जिससे किसी भी पशु पक्षी मनुष्य किसी को भी हर जीवित की चीज़ को दिक्कत ना हो, यहाँ तक कि पृथ्वी तक का जो भी है उसका उपकार हो. लेकिन सर
वो जो अवेयरनेस थी वो लोगों में नहीं थी। गांधी ने सत्य का वही रूप लोगों के सामने रखा कि हम कैसे कठिन हालात में भी सत्य पे भरोसा करके चल सकते हैं। तो गांधी का यही मेरे अनुसार सबसे बड़ा अभी जो योगदान। आंदोलनकारी हैं वो उनके आंदोलन को सत्याग्रह कहा जा सकता है, जब हम देखते हैं कि सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसका निरंतर अन्वेषण करते रहना होता है। सत्य कोई एक चीज़ नहीं है, सत्य और ज्ञान जिसे आप कहते हैं। तो अभी जो आंदोलनकारी लोग कर रहे हैं पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, क्या उस घटना को सत्याग्रह कहा जा सकता है? सर, अभी की जो घटनाएं होती हैं उसमें दो पक्ष हो सकते हैं। कुछ सही बातें हो सकती हैं, कुछ जायज़ मांगे हो सकती हैं, कुछ मांगे उनकी नाजायज़ भी हो सकती हैं। तो पूरी तरह से तो मेरे ख्याल से जब तक चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से और वार्ता के रूप में से की जाएं, तब तक तो मेरे ख्याल से वो सत्याग्रह ही कही जाएगी। ठीक है। यस सर। एक बात बताइए कि आपने इन्फोसिस में काम किया है। यस सर। इन्फोसिस का मार्केट स्ट्रेंथ या फिर मार्केटिंग किस प्रकार का है, या किस प्रकार के कार्यों को इन्फोसिस करता है, और इसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या शेयर है? सर, इन्फोसिस अभी $8 बिलियन की कंपनी है सर, और इन्फोसिस का मुख्य काम सर्विस प्रोवाइड करना है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्फोसिस। सर, यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी है। और सर, बेसिकली इसका मार्केट नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में है। सर, मुझे एक बात बताइए, भारत प्रायः FDI की चर्चा करता है। यस सर। ऐसा क्या कारण है कि भारत में FDI विदेशी कंपनियां निवेश नहीं करती हैं, और जो हमारे देश की भी जो कंपनियां हैं, जैसे हम टाटा को देखते हैं, टाटा गाड़ियां भी बनाती है, घड़ी भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है, टाटा ज्वेलरी भी बनाती है, तो इन्फोसिस केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित है, ऐसा क्यों है? मतलब टाटा की जैसी और कोई अन्य कंपनी टेलीकॉम डाइवर्स सेक्टर में क्यों नहीं आ रही है? मतलब हम कब तक विदेशी कंपनियों के भरोसे निवेश के लिए बैठे रहेंगे? हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की कंपनियां निवेश क्यों नहीं कर रही? सर, मेरा मानना है कि जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे यहाँ रेटिपिज्म की समस्या है, सर, ये दोनों चीज़ों को मैं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल का नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए। और जैसे सर, इन्फोसिस एक कंपनी है, तो अगर हम देखें कि इन्फोसिस जैसी कंपनी को भी अपना टेलीफोन कनेक्शन और बिजली कनेक्शन लेने में भी 5 साल लगे थे। तो ये जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम था हमारे यहाँ सर, कि किसी भी तरह का नई कंपनी या FDI के प्रति जो हमारी सोच थी, या जो आर्थिक रूप से जो हम अपने आज भी जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर हम इनवर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो ये ठीक कैसे होगा? पॉलिटिशियंस तो उनके अलग कंपल्सन है, जनता हर कानून के विरुद्ध आंदोलन करती है। जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो लड़के नौकरी में आते हैं, जैसे आप हैं, एक इंजीनियरिंग की अच्छी नौकरी छोड़कर आप एक गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है कि उससे ज़्यादा आपको ये अच्छा लग रहा है, तो जो माइंडसेट है वो लोगों का कैसे बदलेगा? सर, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है, मेरा गवर्नमेंट मशीनरी में आने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो भी चीज़ें अटकी हुई है, जो भी रेटिविज्म की समस्या है, जहाँ तक मैं हो सकता है उसको कंट्रीब्यूट, उसको सही करने की कोशिश करूँगा। आपको लगता है कि बिहार में आने वाले समय में निवेश होगा, जबकि पिछले 10-15 वर्षों से तो गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट रही है, 5-5 साल पूरा किया है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते भी हैं कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो फिर निवेश क्यों नहीं हो रहा है? सर, बिहार के प्रदेश में बिहार एक परसेप्शन बैटल से काफ़ी समय से जूझ रहा है। आज भी कहीं ना कहीं बिहार एक परसेप्शन बैटल से जूझ रहा है। सर, जो कालखंड 90 से लेकर 2010 के बीच में बिहार के बारे में जिस तरह की बातें की गई, और या जिस तरह की स्थिति यहाँ पैदा हुई थी सर, उससे आज भी निवेशक और नहीं, अभी आप देखें कि अभी एक शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने शपथ ग्रहण किया, और उसके बाद एक दिन या उसी दिन उन्हें रिजाइन करना पड़ा, शायद करप्शन के कुछ चार्जेस थे। ऐसी स्थिति में सरकार तो वही कंटिन्यू कर रही है, माइंडसेट तो वही है। पॉलिटिशियंस सारे हमारे पास 50 साल से ऊपर के एज के हैं, तो जो ब्यूरोक्रेट जाएंगे वो तो उसी पॉलिटिशियंस के अंडर में काम करते हैं। कोई पशुपालन मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, तो एक ब्यूरोक्रेट क्या चेंज ला सकता है, या ये काम पॉलिटिशियन का है? जैसा अभी केंद्र के में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, तो बिहार को आप कैसे देखते हैं? ब्यूरोक्रेट क्या चेंज ला सकता है? मुझे तो लगता है कि अगर आपको बिहार का कुछ भला करना था, तो आपको BPSC छोड़कर मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। सर, पॉलिटिक्स के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं था, और जहाँ तक रही सर बिहार के भला करने की, इसमें पॉलिटिकल क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास जो गवर्नमेंट मशीनरी है
सर पॉलिटिकल क्लास तो वो तो 5 साल 4 साल 3 साल जो भी है वो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, अगर पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही चाहिए सर। पिछले 15 सालों से तो एक व्यक्ति आ रहा है, उससे पहले 15 सालों तक एक व्यक्ति आ रहा था। तो सर बिहार तो अभी जिस तरह के फेज से गुजरा है, कुछ समय तो बिहार के इवॉल्व होने में लगेगा। और अभी अगर हम देखें तो बिहार के बारे में काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है सर, और बिहार में काफ़ी कुछ आप एक बदलाव हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है, आप मुझे ये बताइए कि जो गाड़ियाँ बनती है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आजकल BS4, BS5, BS6 ये सब नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। तो कई बार जैसे पुराने मोटरसाइकिल्स वगैरह थे उसको हटा दिया गया, अब नई ये BS नॉर्म्स क्या है और इसका मैकेनिकल से क्या रिश्ता है, तो मशीनों के निर्माण से क्या रिश्ता है इसका टेक्नोलॉजी शिफ्ट के मामले में? ये सर अब कोई भी व्हीकल होता है तो उसमें सर फ्यूल का कम्बशन होगा तो सर एग्जॉस्ट आएगा, तो सर उससे पोल्यूशन होगा। तो ये जो BS जो है सर, BS4, 5, 6 वगैरह, ये वो जो एग्जॉस्ट के थ्रू जो पोल्यूशन इन्वायरमेंट में जो रिलीज हो रहा है, तो उसमें जैसे सर सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। तो सर ये इवोल्यूशन के धीरे धीरे साइंस एंड टेक जिस तरह से डेवलप करता गया, तो हम उस वो जो पॉल्यूटेंट थे उसके कंटेंट को रोकने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई, और उसी टेक्नोलॉजीज को हमने अलग अलग फेजेस में नाम दिए। जैसे भी BS6 है जिसमें सर सल्फर डाइऑक्साइड के कंटेंट, क्या मतलब है BS का? सर भारत स्टेज। यस सर, ठीक है, सेटिस्फाइड। मुझे एक बात बताइए, आपने अपने हॉबी में लिखा है विजिटिंग हिस्टोरिकल, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड वेब सीरीज। हिस्टोरिकल, और आपने शायद कर्नाटक से अपनी पढ़ाई कर रखी है। सर आप मुझे बताएंगे कि कर्नाटक में जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी, इसका क्या इतिहास है? सर यह विजयनगर एम्पायर की से इसका रिलेशन है। विजयनगर एम्पायर सर 800 से लेकर 1100 AD के बीच में सर उसका काफ़ी प्रभुत्व था, और विजयनगर देवराज। मुझे ये बताइए कि क्या हम्पी के खंडरों में और नालंदा के खंडरों में आप कुछ ये पाते हैं कि आपकी संपन्नता को इस पर्टिकुलर पीरियड में ग्रहण लगा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हिस्टोरिकल साइट्स को देखते हैं तो आप भारत के इतिहास का कौन सा इमेज ले पाते हैं? सर जब मैं हिस्टोरिकल साइट्स देखता हूँ तो भारत में जो बेसिकली जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म के थ्रू जैसे जटाका जो स्टोरीज वगैरह, बुद्ध की अलग अलग पोज मूर्तियाँ जैसे स्तूपास देख लें, या हम नालंदा में जो इंस्क्रिप्शन है उसको देख लें, तो सर जो भी कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है, कभी बुद्धिज़्म, कभी ब्राह्मणिकल, कभी जैनिज्म, तो इसका पूरा समागम हम पाते हैं सर पूरे हिंदुस्तान के। जैसे साउथ इंडिया में आपको बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं हम्पी ये सब, वैसे नॉर्थ इंडिया में आपको क्यों नहीं दिखते बड़े भवन, बड़े मकान, ये सब क्यों नहीं दिखते? सर ये तो उस समय के राजा महाराजाओं की या जो जैसे साउदर्न जो स्टाइल है ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो अब जैसे हम अगर हम उड़ीसा में देखें सर, तो जो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी भव्य है। कोणार्क टेम्पल के अगर हम देखें तो सबका अपना अपना अलग स्टाइल था, अलग इवोल्यूशन। ठीक है, वेरी मच सेटिस्फाइड। एक चीज़ ये बताइए हमें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दो देशों के बीच का जो रिलेशन होता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? मतलब मैं एक देश हूँ, आप एक देश हैं, तो एक वर्ड आता है नेचुरल एलाई, स्वाभाविक मित्र, प्राकृतिक रूप से हम दोनों मित्र हैं। तो ये वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? मतलब कोई दो देश कब स्वाभाविक मित्र कहे जाते हैं, और ऐसा किन दो देशों के बारे में आप एक दो एग्जाम्पल दीजिए? सर मैं इसको आज के परिप्रेक्ष्य में भारत और यूएसए को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल एलाई मानता हूँ, इसलिए क्योंकि सर यूएसए इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है दोनों कंट्रीज़ में, तो सर हमारा एक तरह से जो कल्चर है, जो डेमोक्रेटिक नेचर है जो हमारे यहाँ के और वहाँ के, तो इससे सर हमारा शासन प्रशासन और हमारी जो भी नेचुरल जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट होंगी वो सर क्योंकि हमारे लोग तय करेंगे, जो हम यहाँ से चुन के लोग भेजेंगे, कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो भी सर अच्छा ही होगा। मीन्स अलग हो सकते हैं लेकिन एंड तो क्या कारण है कि भारत बहुत प्रयास करके भी पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता, लेकिन नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, इन देशों से अच्छे रिलेशन हैं? तो जो इंटरनेशनल रिलेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कौन सा चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर है? सर अगर मैं इसको मॉर्गन थ्यू की लैंग्वेज में बोलूँ तो जो कि सर जिन्होंने सर रियलिज्म का डिस्कोर्स दिया था,
तो सर मेरा भी यही मानना है कि नेशनल इंटरेस्ट हर कंट्री का प्राइमरी कंसर्न होता है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, वो मिलिट्री इंटरेस्ट हो, वो कल्चरल इंटरेस्ट हो, लेकिन सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, वो सर हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है किसी भी कंट्री के साथ। FATF के बारे में बताइए। यस सर FATF सर बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 1999 में पेरिस में इसका गठन हुआ था। वेरी गुड। अब आपको कैसा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं? यस सर। एक चीज़ बताइए कि आपने कहा था कि सिविल सेवा में आने का आपका उद्देश्य है रेड टेपिज्म को समाप्त करना या उसको ख़त्म करना, तो आपके क्या स्टेप्स होंगे, आप क्या करेंगे इसके लिए? यस सर मैंने जो अपने गांव ग्रामीण या कम्युनिटी लेवल पे जो मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे पहला सर कोई भी योजना, जैसे एक सिंपल मैं योजना की बात करूं सर, लोगों को अवेयरनेस नहीं होता। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी सर कि ऐसे इन्फॉर्मेशन सेंटर जैसे पंचायत भवन हो या जो सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाएं कि कोई भी आदमी टहलते बोलते वहाँ जाए तो उसको पता चले कि सरकार ने क्या स्कीम्स लॉन्च की हैं और क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। अगर एलिजिबल हूँ तो सर मैं फिर उसके लिए, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर किसी को ऑनलाइन अप्लाई करने में सहूलियत हो तो ऑनलाइन अप्लाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ के सर इंडिविजुअल इंटरेक्शन कम होता है तो थोड़ा करप्शन और रेटिविज्म की समस्या भी कम रहेगी। ऑफलाइन की व्यवस्था जिनको अगर ऑनलाइन की प्रॉब्लम है ऑफलाइन की होनी चाहिए। और इन दोनों के अलावा सर एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या आ रही है या जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करने में किसी न किसी तरह की कोई भी सर अनवांटेड या इलीगल चीज़ की डिमांड है कि आप क्या करेंगे सर? मैं 3 चीज़ें व्यक्तिगत स्तर पे क्या करेंगे? यस सर मैं हर पंचायत में एक कम्युनिकेशन बॉक्स लगवाऊंगा जिसको किसी भी तरह की समस्या वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपना समस्या लिख सकता है, बता सकता है। तो आज भी है, आज भी कंप्लेंट बॉक्स है, लेकिन बॉक्स है, लेकिन सर इसकी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ मैंने कहीं भी ऐसा कोई बॉक्स नहीं देखा या कहीं भी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। फिर तो आप वही लगाएंगे, लोग अवेयर नहीं है तो अवेयर कर सकते हैं आप। हाँ अवेयर करेंगे, जहाँ नहीं है बॉक्स वहाँ आज उसको लगाएंगे। बॉक्स लगा हुआ है। चलिए दूसरा बताइए। और दूसरा सर लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि प्रशासन जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके लिए है, आपकी सर्विस के लिए है। और कोशिश मेरी यही होगी सर कि जितना अच्छे से उन लोगों को ट्रीट किया जाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस को ओवरकम करने के लिए सरकार ने कोई एक्ट वगैरह भी लाया है क्या बिहार में? सॉरी सर मुझे इसका ध्यान नहीं है। RTPS जानते हैं, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट? सर ये जानता तो मैं नहीं यूज़ करता। राइट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवाओं का अधिकार। सर जानता तो हूँ लेकिन उतने डिटेल्स में नहीं जानता। उसमें टाइम बाउंड डिलीवरी का प्रावधान है। यस सर। कौन सी सेवाएं कितने दिनों में दी जानी है। यस सर। अगर सारे कुछ है ना सही हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है तो राइट टाइम पे उसको डिलीवर करना है। यस सर। तो रेड टेपिज्म तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपने बताया था कि 3-4 साल में पॉलिटिकल है ना जो भी कैसे वो समाप्त हो जाता है, आप तो रेगुलर काम करेंगे। तो अगर आप प्रशासनिक सेवा में आते हैं, यस सर, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ, प्रशासनिक सेवा में आते हैं, बहुत सारे यहाँ पर वर्क करने होते हैं, डाइवर्सिफाइड वर्क हैं और कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। यस सर। जैसे हो सकता है माननीय मंत्री महोदय का हो, माननीय स्थानीय विधायक का हो, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहाँ से बहुत सारे तरह के दबाव रहते हैं। तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? सर मैंने इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देखा हुआ है। जैसे हमारे खगड़िया जिले में एक SDO साहब थे, तो उनके बारे में बहुत सारा ये था कि सर बहुत सख्त हैं। और जब भी उनके पास, ये कहने की बात नहीं थी सर, जब भी उनके पास किसी का फ़ोन आता था किसी तरह का ऐसा डिमांड जो कि जायज़ नहीं या इलीगल वे में उनसे कम्युनिकेट किया जाता था, तो हमेशा कहते थे कि आप मुझे लिख के दो, और अगर आप मुझे लिख के नहीं दोगे तो मुझे दोबारा फ़ोन ना करो। तो सर इससे क्या हुआ कि उनके ऑफिस के बाहर जितने भी तरह के ऐसे लोग हो सकते थे जो इन तरह की चीज़ करते थे, उन्होंने आना जाना ही बंद किया था। ये तो मैंने पहला सर लाइफ टाइम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से देखा और सीखा था। मेरी भी सर नीति कुछ ऐसी ही होगी, जो भी जायज़ होंगे वह तो स्वतः करना है, जो कि जनता के काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए जा रहे हैं तो जायज़ होगी तो वो करना ही करना है। जो नाजायज़ होगी सर तो उसके लिए फिर आप मुझे लिख के दो, और वो भी मैं इसीलिए उसको भी करना नहीं है सर, क्योंकि वो तो ऐसे ही लीगल डिमांड है। लेकिन फिर भी सर मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी पब्लिक प्रतिनिधि भी इस तरह की नाजायज़ डिमांड को लिख के कभी नहीं दे सकता। तो एक तरीका हो सकता है उनसे, उनके पॉलिटिकल प्रेशर से बचने का। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।